Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 सितंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ताइवान स्ट्रेट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, जिसको पता है वो आराम से यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में कई बार अपने वीडियोज़ के अंदर में हमने डिस्कशन किया है। इवन कल के वीडियो में हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के हेलीकॉप्टर्स के नाम दिए गए हैं। पहला है चुनूक, दूसरा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तीसरा है अपाची और चौथा है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। आपसे पूछा जाता है इन चारों हेलीकॉप्टर्स में से कितने हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिसको इंडिजीनियसली हमने खुद से डेवलप किया है और हमारी इंडियन आर्मी यूज़ करती है, क्योंकि इसमें से कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो बाहर दूसरे कंट्री से भी परचेज करे गए हैं। तो ऐसे यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका जवाब देना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें से केवल एक ही इस प्रकार का हेलीकॉप्टर है जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, या ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हैं, या ऑप्शन नंबर सी केवल 3 हैं, या ऑप्शन नंबर डी चारों के चारों हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले देखेंगे आज के न्यूज़पेपर सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के अखबार में मैं बताऊंगा कई सारी चीज़ें हैं जो कि रेलिवेंट हैं, जहां से एग्जाम में पहले भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, भर भर के क्वेश्चंस यहां पे आए हैं, मेंस में, प्रीलिम्स में, वो सब कुछ मैं आपको यहां पर शेयर करने वाला हूं। लेकिन नज़र मार लेते हैं एक बार। सबसे पहले आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जहां पे बात हो रही है हमारी केंद्र सरकार ने इंडियन नेशनल्स जो करंट समय पर लेबनान में प्रेजेंट है उनको एडवाइस किया है कि लेबनान छोड़कर फटाफट निकल जाओ, क्योंकि आने वाले समय पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अभी हम देख पा रहे हैं इजराइल और लेबनान के बीच में जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं उस वजह से। दूसरा आर्टिकल, आज का आर्टिकल ऑफ द डे, इसको मिस कर दिया, समझना बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि इसी आर्टिकल से संबंधित 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, 1 बार इवन मेंस में भी पूछ चुका है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों एक व्यक्ति के बारे में जिनको 2024 का शस्त्र रामानुजन प्राइज दिया जाएगा। तो रामानुजन प्राइज होता क्या है, आइए इसके बारे में भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर अगला आर्टिकल पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जहां पे साउथ चाइना सी के अंदर जो चल रहा डिस्प्यूट है उसके बारे में सारा डिस्कशन है। आज हम क्लियरली समझेंगे आखिरकार साउथ चाइना डिस्प्यूट है क्या और चाइना क्यों यहां पर साउथ चाइना वाली कंट्रीज के आसपास या इनके पीछे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद पेज नंबर 10 पर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जहां पे बात हो रही है भारत के पेंशन सिस्टम के बारे में, जहां पे आपको पता होगा ओल्ड पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम, ये सभी पेंशन सिस्टम डिटेल्स में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें नया कॉन्सेप्ट हाल ही में लेकर आया गया है जिसका नाम है यूपीएस, दैट इज यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। फिर उसके बाद दोस्तों पेज नंबर 14 पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहां पे बात हो रही है, कुछ नया जानने को मिलेगा। देखो वैसे तो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। कल भी पढ़ा था कि हाँ भाई परमानेंट सीट दे दो इंडिया को, या दूसरे और भी कई सारे कंट्रीज़ हैं उनको भी। लेकिन यहीं पे दोस्तों आज कई सारे ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, S5, L69, G4, ये सब क्या चल रहा है आजकल अखबार में, उसके अलावा IBSA, सारे एस्पेक्ट दोस्तों इस आर्टिकल से रिलेटेड इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 16 पर छोटा सा आर्टिकल प्रेजेंट है अखबार में कोने पे, जहां पे बात हो रही है 50 दवाइयां हैं, उनसे ज़्यादा बहुत सारे जो सैंपल्स है उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को लेकर अभी चेकअप किया गया है। तो CDSA ने अभी क्या किया है, एक अलर्ट जारी किया है स्पेशली अगस्त में, और ये अलर्ट में बोला गया है कि कई सारी दवाइयां हैं जिसको आपने कॉमनली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो दवाइयां स्टैंडर्ड क्वालिटी को फेल कर चुकी हैं। तो क्या है मैटर, इसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नाउ अगला आर्टिकल, अगेन आर्टिकल ऑफ द डे, पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है। बात हो रही है केंद्र सरकार इथेनॉल और शुगर के प्राइसेस बढ़ाने वाली है, ऐसा यहाँ पर जो प्रहलाद जोशी हैं इनका कहना है।
तो ये पूरा मैटर क्या है, आइए इसको भी यहाँ पर आज के ही सेशन में समझेंगे। आज का एक और आर्टिकल, स्पेशली आप इसको कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा। लास्ट में इस आर्टिकल को कवर करेंगे इस वजह से, ताकि आपको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके। तो पेज नंबर 17 पर प्रेजेंट है। इकोनॉमी से लिंक कर पाएंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आज ताइवान की एक कंपनी है PSMC, जिसका नाम है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, इसके साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि अग्री किया गया है गुजरात के अंदर में एक चिप फैसिलिटी को लेकर पूरा इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा। इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, कितनी जॉब्स जनरेट होंगी, आखिरकार ये चिप्स का फ़ायदा क्या होता है, हर एक पोर्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ आज के लेक्चर में कवर करें उससे पहले हमारा आज का थंबनेल वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए फिर शुरुआत होती है सेशन की थंबनेल वाले आर्टिकल से। बात हो रही है यहाँ पे डिफेंस की, तो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। डीआरडीओ ने तैयार किया है बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे आर्मी के लिए। हमारे जवानों को 360 डिग्री में सुरक्षा देने वाली है ये जैकेट। इसको लेकर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देख लिए होंगे, डीआरडीओ की वेबसाइट पर भी पब्लिश करे गए हैं। ये आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, जो द हिंदू का ही यहाँ पर एक पोर्शन कहलाता है। तो डीआरडीओ IIT दिल्ली डेवलप लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ऐसे आपने ढेरों आर्टिकल देखे होंगे। अब ये जो यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट है, कितनी ज़्यादा मज़ेदार साबित होने वाली है, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे बोला जा रहा है IIT, हाँ डीआरडीओ और IIT दिल्ली दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया था। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा जैकेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। एक ऐसी जैकेट बनाई है जिसको गोलियाँ जो होती हैं बंदूक की वो भेद ना सकें, और क्योंकि गोलियाँ नहीं भेद सकेंगी इस वजह से यहाँ पर इस जैकेट का नाम रखा है अभेद। ध्यान रखिए क्या नाम रखा है, अभेद सुरक्षा। और अभेद यानी ABHED। तो कहोगे हमें तो पता है स्पेलिंग क्या हो गया। देखो ABHED की अपने आप में यहाँ पे फुल फॉर्म भी दी गई है। क्या फुल फॉर्म है, एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो हाई लेवल के खतरे होते हैं ना उसको भी आराम से डिफीट कर सकेगा यहाँ पर ये अभेद, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जो ये जैकेट है इसके अंदर में आप कह सकते हैं सभी फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव 360 डिग्री में प्रोटेक्शन दे सकेगी ये जैकेट हमारे जवानों को। ये जैकेट अभी पूरी तरह से यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसका डिज़ाइन नाउ फाइनली। अब क्या होगा, इसका पूरा जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर दिया जाएगा कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, ताकि तेज़ी से यहाँ पर इन जैकेट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर हमारे जवानों को ये जैकेट दी जा सके। बताया जा रहा है जो मिनिमम पॉसिबल वेट है इस जैकेट का वो है 8.2 kg के आसपास। 8.2 kg है। उसके अलावा इसमें जो एडवांस लेवल वाली जैकेट है उसका 9.5 kg के आसपास है। जबकि हम दुनिया भर में बहुत सारे और भी जैकेट्स अवेलेबल हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, उनसे कंपैरिजन करते हैं तो फिर भी यहाँ पे इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है। और जिस जैकेट की हम बात कर रहे हैं अभेद की, उसके रियल इमेजेस दोस्तों आपके सामने नजर आएंगे। PIB ने इन इमेजेस को भी पोस्ट किया है, ध्यान रखिएगा। इन जैकेट को डिज़ाइन किया गया है ताकि सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, और यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हर एक फीचर को इसमें ऐड किया है। कितना भी बड़ा थ्रेट लेवल क्यों ना हो उसको भी यहाँ पर यह हैंडल कर पाएगा ये जैकेट। जो हमारे समीर V कमत हैं, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, डीआरडीओ के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ पे बोला है कि देखिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। और ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में ढेर सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ताकि ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि हमारे आर्मी को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा वो भी इंट्रोड्यूस आने वाले समय पर होने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है ये लिखित में नहीं प्रोवाइड करवा पाया हूँ, बट इसी आर्टिकल से मैंने ये सभी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाती हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अभी आपने आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल का प्रॉपर डिटेल नोट्स बना कर ये सब चीज़ें रेडीमेड फॉर्म में एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। कहने का मतलब एक ऐसा ग्रुप मिलता है जहाँ पे आपका करंट अफेयर का कॉन्टेंट पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। ये जो PDF होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं। कल मैं आपको एक्चुअली में वो PDF दिखा भी दूंगा कैसा दिखता है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको कल कवर करवा दूंगा अच्छे से। लेकिन ये सब चीज़ें देखनी है तो आपको करना क्या है, देखो पहली बात तो बता दूं, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ी पेमेंट नहीं जा रहा है, बहुत ही मिनिमम पेमेंट है, जस्ट 499।
जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप फोन 99 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे तो वहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, उसमें आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। आपके पास में खुद भी ऑप्शन है कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाना, उसके बाद जाके ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी यार एक छोटा सा काम कर दिया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। देखिए कुछ लोग कह रहे थे सर वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है, मैं मानता हूँ यहाँ डिले हो जाता है, लेकिन उसी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट भी किया जाता है। देखिए ऐसा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाना और फिर उसके बाद में वीडियो को लेकर आना, कम से कम इसके पीछे 6-7 घंटे की मेहनत होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर उसके बाद वीडियो एक्सपोर्ट होने में टाइम लग जाता है, डिकोड होएगा, देन उसके बाद में जाकर वो पब्लिश होगा। तो ये थोड़ा समय लग जाता है, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यार मैं बस खाली ये नहीं है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दूँ, ऐसा यहाँ पर मेरा रोल नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, ये मेरी गारंटी है। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। जैसे ये टॉपिक आज का हमारे अखबार में ही प्रेजेंट है, हो सकता है कई लोग मिस कर दें या किसी के नज़र में ना आए, लेकिन देखिए पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है। साइंस एंड टेक से हम लिंक करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है एलेक्जेंडर डुन। तो 2024 का शस्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया जाएगा इनको। यूएसए के यहाँ पर ये पर्सनालिटी हैं जिन्होंने लगातार बहुत सारा काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स के अंदर में। तो हम क्या करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिस भी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है और स्पेशली वो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे जो मैथमेटिक्स के एक बहुत बड़े गुरु हैं श्रीनिवासा रामानुजन जी, ठीक है, इनके साथ में एक कनेक्शंस बैठता है। तो बेसिकली यहाँ पर उस व्यक्ति को ये प्राइज़ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो शस्त्र रामानुजन प्राइज़ है ना, ये बेसिकली यहाँ पर रामानुजन जी के ऑनर में शुरू किया गया था। ठीक है, इनकी याद में यहाँ पर ये प्राइज़ शुरू किया गया ये देना। तो ये प्राइज़ अब की बार 2024 का एलेक्जेंडर दुन को दिया जाएगा। और वैसे ये अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन प्राइज़ एग्जैक्टली देंगे कब, 20 या 22 दिसंबर में दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है शस्त्र यूनिवर्सिटी के अंदर में। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये यूनिवर्सिटी है कुंभकोणम में। तो वहीं पर यह अवार्ड दिया जाने वाला है। तो एग्जाम में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, देखो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होता है बैंकिंग वगैरह के, वहाँ तो डायरेक्टली नाम पूछ लिया जाएगा, नाम ही पूछा जाता है कि भाई कौन से व्यक्ति हैं 2024 का जिनको ये प्राइज़ मिला। लेकिन जब बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी काफ़ी स्मार्ट है। देखो यहाँ पे 2016 में भी क्वेश्चन आया है श्रीनिवासा रामानुजन जी से रिलेटेड। इवन मेंस की, सॉरी प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, मेंस में भी सवाल पूछा गया है कि आप रामानुजन जी का जो मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस कीजिए। आप समझ रहे हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। वैसे एक और क्वेश्चन है, वो अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इसी आर्टिकल के बाद। तो चलिए पहले हम इस अवार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है ये शस्त्र प्राइज़। जो यह शस्त्र रामानुजन प्राइज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड जिसकी शुरुआत की गई 2005 में शस्त्र यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ये यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के अंदर में है और इस यूनिवर्सिटी ने इस अवार्ड को देना शुरू किया स्पेशली जो हमारे एक ग्रेट मैथमेटिशियन है श्रीनिवासा रामानुजन जी, इनकी याद में यहाँ पर इनको ऑनर करने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर ये प्राइज़ शुरू किया गया। क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, अलग लेवल का है। इनके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, इंडिया में भी और बाहर भी। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जब बात आता है इस प्राइज़ को डिस्कस करने का, तो इस प्राइज़ का मेन पर्पज़ क्या है। इसका मेन पर्पज़ है कि जो भी यंग मैथमेटिशियंस हैं, नौजवान लोग जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के अंदर में और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिकल रिसर्च के अंदर में, स्पेशली वो सब चीज़ें जो रामानुजन जी के इंटरेस्ट में थी, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, एनालिसिस, इन सब चीज़ों में कोई व्यक्ति अलग से कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बहुत एक्सेप्शनल काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये अवार्ड का पर्पज़ है। अब सवाल यह है, देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है यंग मैथमेटिशियन, यानी जो भी हमारे नौजवान लोग हैं जो इस फील्ड में है, बेसिकली उनको चुना जाता है इस अवार्ड के लिए। तो इस वजह से जो एज लिमिट है वो 32 साल तक है। 32 ईयर्स या 32 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए। 32 साल या 32 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ही यहाँ पर इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नाउ अब बात यहाँ पर आती है कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये फोटो जो आप देख पा रहे होगे, बगल में फोटो है एक मूवी का, एक पोस्टर है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है एक मूवी है जो 2015 में शायद रिलीज़ की गई थी। तो ये ध्यान रखना, ये भी जो श्रीनिवासा रामानुजन जी हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। 2015 में शायद रिलीज़ की गई थी। तो ये ध्यान रखना, ये भी जो श्रीनिवासा रामानुजन जी हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड है।
ये मूवी भी, तो नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे बताऊंगा आपको ये नाम ध्यान क्यों रखना है। चलिए अब आगे की बात सुनिए। इस प्राइज़ में क्या क्या मिलता है। मान लो किसी को ये प्राइज़ मिल रहा है, तो जो रेसिपिएंट होता है उसको कैश प्राइज़ मिलता है, लगभग $10,000 का अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। फिलहाल अमाउंट के साथ साथ उस व्यक्ति को इनवाइट भी किया जाता है शस्त्र यूनिवर्सिटी के अंदर में कि आए और यहाँ पे लेक्चर दे, अपने रिसर्च और बाकी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझाए। फिर बात आता है नॉमिनेशन प्रोसेस का। भाई उस व्यक्ति को चुना कैसे जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है दोस्तों, वो यहाँ पर कह सकते हैं चुना जाता है एक पर्टिकुलर कमेटी के माध्यम से। तो एक पूरी कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे मैथमेटिशियंस होते हैं, वो यहाँ पर नॉमिनेशंस को रिव्यू करते हैं और एक रिसिपिएंट को सेलेक्ट करते हैं। उसका काम देखा जाता है, किस तरीके से यहाँ पे उसने कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स की फील्ड में। उसके बाद जाके यहाँ पर उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और आज के समय पर जो ये अवार्ड है कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल जिसको लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में सवाल भी बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मनोज भार्गवा, ये 2014 के रेसिपिएंट हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने नंबर थ्योरी और एलजेब्रा के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करे, जिस वजह से इनको ये अवार्ड मिला। ये बहुत पॉपुलर अवार्ड है। फिर मरियम मिर्जा खनी 2014 की ये भी रेसिपिएंट हैं। ये फर्स्ट वेमेन थी जिनको इस फील्ड के अंदर में यहाँ पर यह मेडल मिलता है। ध्यान रखिएगा, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जियोमेट्री के अंदर में प्लस डायनेमिकल सिस्टम्स के अंदर में था। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ आप तैयारी कर लेते हैं साथ ही साथ मेंस की भी, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस की तैयारी अलग होती है क्या? नहीं, एक साथ होती है। तो पूरा कंटेंट एक बार में रेडी हो जाएगा, तो आगे भविष्य में जो भी चीज़ें इसमें आती रहेंगी, कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉन्टेंट आपको मिल जाता है एक बार में। नाउ अब दोस्तों बात आती है रामानुजन जी के बारे में। तो जो श्रीनिवासा रामानुजन जी हैं, इनका जन्म होता है 1887 में, डेथ हो जाती है 1920 में। तो डेथ के समय पर ज़्यादा उम्र इनकी नहीं थी। एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल एनालिसिस में, विदेश के लोग यहाँ पर इंस्पायर हुए इनसे। नंबर थ्योरी में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब इनके लाइफ और वर्क के बारे में जानते हैं। तो जन्म होता है 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के अंदर एरोड नाम की जगह में। एजुकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये सेल्फ टॉट पर्सन हैं, ध्यान रखना। खुद से यहाँ पर अपनी खुद की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स खुद से ही डेवलप की है इन्होंने। फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारा स्ट्रगल इन्होंने फेस किया। उसके अलावा जब बात आती है इनके मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर में, तो इनका एक बहुत बड़ा काम है मॉड्यूलर फॉर्म। बहुत सारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं थ्योरी ऑफ मॉड्यूलर फॉर्म्स पार्टीशंस की, वहाँ पे इन्होंने अपना योगदान दिया है। नंबर थ्योरी में यहाँ पर इनका योगदान है। इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर में इन्होंने नई इनफाइनाइट सीरीज़ यहाँ पर डेवलप की है। इस वजह से जो मूवी है ना, द मैन हू न्यू इनफाइनाइट करके, तो वो यहाँ पर मूवी इन्हीं के जो कह सकते हैं बायोग्राफी इसी के बेसिस पे बनी गई है। उसके अलावा इनकी एक नोटबुक भी थी। इनके बहुत सारे काम इनकी नोटबुक में था, जिसमें हज़ारों थ्योरम्स, कंजेक्चर्स वगैरह यहाँ पर मेंशन करे गए थे। ये इनका वर्क है। इतना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा यहाँ पर ये एक ब्रिलियंट माइंड थे, तो इन्होंने कोलैबोरेट किया G.H. हॉडी के साथ में। होता यह है, ये इंग्लैंड जाते हैं 1913 में। 1913 में रामानुजन जी एक लेटर लिखते हैं ब्रिटिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को, और वहाँ पे उनको फिर इनवाइट भी किया जाता है। फिर वो कोलैबोरेट करते हैं, और कोलैबोरेट करने के बाद में दोस्तों और भी कई सारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ पर ये डेवलप करते हैं। बोला जाता है जो G.H. हार्डी है वो रामानुजन जी का जो ब्रिलियंट माइंड है इसको पहचानते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि वो भी इसी फील्ड से थे। फिर उन्होंने इंग्लैंड इनको इनवाइट किया, वहाँ पे दोनों ने मिलकर साथ में काम किया और कई सारी थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया। फिर बात आती है रिकग्निशन की। तो क्योंकि यहाँ पर इतने ब्रिलियंट माइंड हैं, तो रामानुजन जी पहले इंडियन बने जिनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ध्यान रखिएगा 1918 में। फिर लास्ट में बताया जाता है जब ये भारत आए थे वापस, तो इनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हेल्थ ख़राब थी, तो खाना पानी बदल गया था, उस वजह से हेल्थ ख़राब हुई। तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया आए वापस, और बाद में 26 अप्रैल 1920 में इनकी डेथ हो गई। उस समय पर इनकी उम्र केवल 32 है। इस वजह से यहाँ पर जो भी प्राइज़ दिया जाता है एक यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है, और जिसकी उम्र 32 है या 32 से कम है, क्योंकि इनकी डेथ भी 32 में हो गई थी। इस वजह से यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। ऑनर की जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया इनकी याद में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, प्लस शस्त्र रामानुजन प्राइज यहाँ पर शुरू किया गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स को यहाँ पर यह अवार्ड देता है। समझ गए? तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं, यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 2016 का प्रीलिम्स का सवाल है। सवाल यह है कि श्रीनिवासा रामानुजन जी को लेकर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला, क्या ये सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन है? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन्होंने डेवलप किया रामानुजन प्राइम, ये भी सही बात है। तीसरा, इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पॉइंट तो ज़रूर कवर होता जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो सी वाला गलत है।
तीसरा, इन्होंने कोलैबोरेट किया जीएच हार्डी के साथ में, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए, बी एंड डी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा वाला सही देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, 2018 का सवाल देखो, यहाँ पे सीधा आपसे पूछ लिया गया इनका कंट्रीब्यूशन बताइए, पूरा का पूरा मैंने लिख के दे दिया है। कहोगे बस इतना सा? भाई सवाल भी तो आपको 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्द या 250 शब्द, इतने शब्द आराम से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी मैं बार बार एक मूवी का नाम ले रहा था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये आप देख पाएंगे, इसको लेकर भी 2016 में फिर से एक क्वेश्चन बन गया कि हाल ही में एक मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वो किसके बायोग्राफी के बेसिस पर है? तो अगेन ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासा रामानुजन जी के बायोग्राफी के बेसिस पर इसको रेडी किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। आर्टिकल बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंस भी उसका उतना ही ज़्यादा है। चलिए न्यूज़ आर्टिकल अगला है जो कि पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, केंद्र सरकार ने जो भी इंडियंस प्रेजेंट हैं स्पेशली लेबनान के अंदर में, उनको फटाफट लेबनान छोड़ने के लिए बोला है कि आप छोड़कर फटाफट इंडिया आ जाइए वापस, क्योंकि लेबनान के अंदर में अराउंड आज के समय पर 3000 इंडियंस प्रेजेंट हैं। और जो लोग यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम से हैं, जो नहीं आ सकते, तो वो वहाँ पर ही अपने आप की प्रोटेक्शन करके रखें। पहले से हम एक चेतावनी दे रहे हैं, और आप अपना कनेक्शन बना के रखें वहाँ पे जो भारतीय एम्बेसी प्रेजेंट है स्पेशली उनके साथ में। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंट समय पर हमने देखा है कि इजराइल और लेबनान के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं। लेबनान में जो हिजबुल्ला प्रेजेंट है, उन्होंने इजराइल पे भी अटैक करे हैं। इजराइल इधर से रिटेलिएशन में उनके ऊपर अटैक करता है। हाल ही में हिजबुल्ला के ग्रुप के जो लोग हैं, उनके पेजर्स फटे हैं, विस्फोट हुए हैं, ये हमने देखा। उसके बाद लेबनान के अंदर में भयंकर स्ट्राइक किया है इजराइल ने। मैं कहूँगा हज़ारों की कगार में इस समय पर इंजर्ड हैं और बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो इस समय पर लेबनान में हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। कई सारी जगह पर आप देख पाएंगे एक न्यू गाजा करके आर्टिकल पब्लिश हो रहा है कि गाजा पट्टी पे तो ये डिस्प्यूट, ये पूरे विवाद हुआ ही, लेबनान एक नया गाजा बन रहा है, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगे ढेरों आर्टिकल। तो इस वजह से यहाँ पर ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो इंडियंस जो लेबनान में प्रेजेंट है उनके लिए जारी की गई है। नाउ अब दोस्तों यहाँ पर लेबनान का लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो देश है जो स्पेशली वेस्टर्न एशिया के अंदर में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है लेबनान, बगल में है इजराइल। इसको जूम करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। ये रहा लेबनान, ये रहा यहाँ पर सीरिया, उसके अलावा नीचे आपको इजराइल देखने को मिलेगा। लेबनान के अंदर में एक लौती नदी है, लितानी नदी, जो कि पूरे साल बहती है, ध्यान रखिएगा, और बहकर सीधा मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। ये आपका बगल में मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से हवाएं चलती हैं, दो सीधा यहाँ पर जो भी मौसम है वो इधर की हवा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। लेबनान के अंदर में दो माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है लेबनान माउंटेन्स इधर और दूसरा है एंटी लेबनान माउंटेन्स। ये हरा हरा पोर्शन जो है ना, ये एंटी लेबनान माउंटेन्स है, ये वाला लेबनान माउंटेन है। इसके बीच में एक घाटी आती है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है एक पहाड़ इधर है एक पहाड़ इधर है, नीचे की जो वैली होती है ना, वो बीच वाला जो हिस्सा था वो वैली होती है, घाटी होती है। तो लेबनान माउंटेन और एंटी लेबनान माउंटेन के बीच में एक वैली आती है जिसका नाम है बेका वैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि बताइए बेका वैली कौन से दो माउंटेन्स के बीच में है, या इन दोनों माउंटेन्स के बीच में कौन सी वैली है। दोनों ही तरीके से आपको याद रखना होगा, तब ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों लेबनान कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है? सीरिया और इजराइल के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, और एक बहुत बड़ी बाउंड्री इनकी मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगती है। लेबनान को कई बड़े बड़े एम्पायर्स दोस्तों कंट्रोल कर चुके हैं, जिसमें आपका हो गए फोनिशियन, इजिप्शियन, हिटाइट, बेबलोनियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन एम्पायर्स। ये सब एम्पायर्स आए हैं लेबनान के ऊपर में यहाँ पर कंट्रोल किया है। स्पेशली बताया जाता है 400 साल तक, यानी 1516 से लेकर 1918 तक लेबनान ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1920 के अंदर में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। लेबनान फिर बाद में फ्रांस के अंडर में आ गया। फिर दोस्तों फ्रांस से जब इसको आज़ादी मिली तो समय हो गया था 1943 यानी 1943। तब जाके यहाँ पर लेबनान एक सेपरेटली आज इंडिपेंडेंटली काम करता है। ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, माउंटेन्स वगैरह के बारे में बता चुका हूँ, बेका वैली वगैरह बता चुका हूँ, लितानी रिवर भी बता चुका हूँ। ये इकलौती नदी है जो पूरे साल यहाँ पर बहती है। क्लाइमेट भी डिस्कस कर चुके हैं, मेडिटेरेनियन सी को लेकर इसके ऊपर कई सारा चीज़ें डिपेंडेंट आपको देखने को मिल जाती है। लेबनान के अंदर में जो भाषा है अरेबिक बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लेबनीज़ हैं वो अरब्स हैं। उसके अलावा फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि फ्रांस ने भी यहाँ पर लेबनान को लंबे समय तक रूल किया। फिर इंग्लिश, आर्मेनियन, ये सभी जो भाषाएं हैं यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। बात हो रही है स्टॉर्म ब्रूज इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। मैटर क्या है, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा जस्ट समझाता हूँ। उसके बाद ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ना, इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है चाइना।
पहले लोकेशन समझिए दोस्तों, ये आपको दिखेगा थाईलैंड, इधर है लाओस और इधर यहाँ पर वियतनाम, पीछे म्यांमार, म्यांमार से पीछे देखोगे तो आपको इंडिया भी मिल जाएगा, सपोज यहाँ पर है। बगल में है चाइना। अब ये चाइना से निचला जो हिस्सा है वो कौन सा है, ये साउदर्न वाला रीजन है ना, है मतलब चाइना का साउथ वाला पोर्शन क्या कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा निचला हिस्सा। अब जब चाइना के साउथ को देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा समुद्र आपको नजर आता है, चाइना बोलता है यह है साउथ चाइना सी। अब आपका सवाल होगा साउथ चाइना सी का मतलब चाइना का थोड़ी है समुद्र, लेकिन चाइना तो बोलता है भाई ये साउथ चाइना सी है, ये पूरी टेरिटरी हमारी है, समुद्र हमारा है। कितना पोर्शन, जो यहाँ पर ये डॉट डॉट लाइन बनी है ना, इतना है, इसके अंदर वाला पूरा पोर्शन ये खुद का क्लेम करते हैं। अब अंदर वाला पोर्शन मतलब ये आप देख पाएंगे डैश डैश करके 9 लाइन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश बने हुए हैं ना, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। ध्यान रखना, क्वेश्चन बने तो बता देना कि हाँ कहाँ पर है 9 डैश लाइन, क्या बोलते हैं इसको, 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन के बीच में जो यहाँ पर आपको ये वाला समुद्र का हिस्सा दिख रहा है, ये चाइना बोलता है पूरी टेरिटरी हमारी है, पूरा का पूरा समुद्र का रीजन हमारा है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस पूरे समुद्र वाले हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आप देख पाएंगे बगल में फिलीपींस भी है, तो ये साउथ चाइना सी है, तो कुछ आइलैंड्स इस वाले हिस्से में हैं जो कि फिलीपींस के हैं, फिलीपीन बोलता है हमारे हैं, चाइना बोलता है नहीं तुम्हारे नहीं, ये आइलैंड्स हमारे हैं। तो जो कंट्रोवर्सी रहती है कुछ कंट्रीज़ के बीच में और चाइना के बीच में, वो पार्सल आइलैंड, उसके अलावा स्प्राटले आइलैंड, देन स्कारबोरो शोल, ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, इसको लेकर बड़े विवाद रहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाइना का क्लेम पूरे साउथ चाइना सी पे है और आज के समय पर कई सारे आइलैंड्स उसमें आ जाते हैं। जैसे हम पैरासल आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये भी कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में है पैरासल आइलैंड। पता है इसको लेकर कितने कंट्रीज भिड़े हुए हैं आपस में, ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, सब बोलते हैं ये हमारा हिस्सा है। ऐसा क्यों, इतने देश क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वो आइलैंड जो है ना, माना जाता है यहाँ पे बहुत सारे ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं। तो क्या चाइना छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यही एक कनेक्शन है डिस्प्यूट का जो लगातार विवाद बन रहा है। फिर बात आती है साउथ चाइना सी की, तो लोकेशन आपको बता ही चुका हूँ, साउथ चाइना सी कनेक्ट होता है ताइवान स्ट्रेट के साथ में ईस्ट चाइना सी से, फिर यहीं पर एक लुजोन स्ट्रेट आता है फिलीपीन सी के साथ में जोड़ने के लिए। कहोगे ये क्या है, मैप में देखो, मैप में आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ये वाला जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये फोटो हमारे द हिंदू में पब्लिश हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ना। एक फोटो और लाया था यार मैं, वो कहाँ गया यार, एक फोटो और था, चलो ये इसमें कवर करते हैं। एक फ़ोटो और था, उसमें बढ़िया समझ में आता, लेकिन भाग गया लग रहा है वो अपने आप। चलो अब यहाँ पर जब बात आती है साउथ चाइना सी की, तो यहाँ पे ना ऊपर ये साउथ चाइना सी है, बगल में इसके ईस्ट चाइना सी है। तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम करता है एक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, छोटा सा समुद्र का हिस्सा 2 बड़े समुद्र को जोड़ रहा हो। तो दोस्तों ताइवान स्ट्रेट ये है, ये रहा ताइवान स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, और ये रहा आपका लुजोन स्ट्रेट। 2 बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं ये, समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि साउथ चाइना सी के टेरिटरीज़ में कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कई सारे स्ट्रेट्स यहाँ पर है, तो साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और विवाद जो है पार्सल आइलैंड को लेकर, पार्सल आइलैंड कौन कौन क्लेम करता है, चाइना, ताइवान, वियतनाम। और स्प्राइटले आइलैंड कौन कौन क्लेम करता है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस। स्कारबो जो शोल है ये क्लेम करता है फिलीपींस, चाइना, ताइवान। तो चाइना तीनों जगह पर है, ताइवान भी तीनों जगह पर है, भिड़ रहे हैं आपस में। फिलीपींस भी यहाँ पर 2 जगह पर देखने को मिलेगा, क्लेम कर रहे हैं भाई हमारी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी है। तो चाइना को वैसे बीट तो कर नहीं सकते इस मामले में, वो बहुत आगे है, लगातार सभी की टेरिटरीज कब्जा, इवन पूरा देश ही यहाँ पर ऐसे ही कब्जा कर करके इतना बड़ा रखा है। तिब्बत वाला हिस्सा हो, चाहे उसके ईस्टर्न साइड वाला हिस्सा हो, वो सब यहाँ पर कैप्चर किया हुआ रीजन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये पेज नंबर 14 पर आर्टिकल प्रेजेंट है। देखो इसमें ना जो डिस्कशन हो रहा है ये तो रोज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, मांग की जा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना है। पहले फटाफट थोड़ा सा जान लो, स्किप मत करना इस पार्ट को, थोड़ा सा जान लो जो नए लोग हैं स्पेशली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशन का। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स होते हैं, कई बार मैंने आपको बता रखे हैं। इनमें से एक तो यूएनएससी है, बाकी 5 ऑर्गन कौन से हैं फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में नाम लिख दो जिनको पता है। जिनको नहीं पता है वो पढ़ के आओ तब नाम लिखो, पता तो चलेगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो यूएनएससी है एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 5 जो इसके परमानेंट मेंबर उनको बोलते हैं P5 कंट्रीज, उसमें आता है अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके।
तो यहाँ पे मांग ये की जा रही है कि भाई ये 5 कंट्रीज ही अगर आप देख पाएंगे पर्टिकुलरली मैप के अंदर में, तो ये केवल ऊपर प्रेजेंट है। ये रहा अमेरिका, ये रहा यूके, ये रहा रशिया, ये रहा चाइना, यहीं पर है फ्रांस। तो भाई आपने ये 5 कंट्रीज ऊपर वाली हिस्से की ले लिए, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहाँ जाएगा फिर? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहाँ जाएगा? साउथ एशिया की कोई बात नहीं कर रहा, साउथ ईस्ट एशिया की कोई बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट की कोई बात नहीं कर रहा। तो केवल आप ही केवल इसमें रिप्रेजेंटेशन बना के रखेंगे? नहीं, इसको खोलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और भी देशों को यहाँ पर मेंबरशिप मिलनी चाहिए, स्पेशली परमानेंट मेंबरशिप, जहाँ पे ये सब मिलकर वीटो पावर वाले डिसीजंस को ले सकेंगे। तो ये यहाँ पर मांग है, लेकिन इस मांग को दोस्तों और ज़्यादा मजबूती पकड़ मिलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हो चुका है, G4 ग्रुप। ध्यान रखिए, G4 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, और वो 4 देश इसमें कौन कौन से हैं? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। अच्छा, इन चारों ने ये ग्रुप क्यों बनाया? चारों ने ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, आप हमको सपोर्ट करना और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम चारों मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट की मांग करेंगे कि हमें भी एक परमानेंट सीट मिल जाए, क्योंकि इसमें 10 तो नॉन परमानेंट होती है, वो मिलती रहती है, 2-2 साल में उसकी वोटिंग होती रहती है, वो मिली है भारत को कई बार। हम चाहते हैं परमानेंट मेंबर बनना, जो इंडिया डिजर्व करता है, तो इसलिए G4 ग्रुप बन गया। लेकिन G4 के साथ साथ अब यहाँ पे चर्चाओं में है L69। तो दोस्तों, L69 हो चाहे G4 कंट्रीज हो, सबकी मांग है फटाफट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स कर दो जल्दी से। चलिए, अब मैं आपको अलग अलग ग्रुप्स बताता हूं जो आजकल न्यूज़ में रहते हैं और जिनकी मांग है UNSC के अंदर में बदलाव करना। तो G4 के बारे में तो आप समझ चुके हो, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान है। नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। और L69 क्या है? L69 में लगभग बताया था 32 कंट्रीज हैं आज के समय पर, और इस ग्रुप के अंदर में आपको अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, पैसिफिक वाली कंट्रीज देखने को मिलेंगे। ये जो देश इकट्ठे हुए हैं ना L69 वाले ग्रुप के अंदर में, इनका भी मेन पर्पस यह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिप्रेजेंटेशन को लेकर। फिर एक ग्रुप खड़ा हो चुका है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश हैं जो सीधा अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये कैसे पीछे रह जाएंगे? इन्होंने भी मांग की भाई हमको भी यहाँ पर परमानेंट सीट चाहिए, और इन्होंने एक अग्रीमेंट कर दिया, नाम दे दिया इज़ुलवेनी कॉन्सेंसस। ये एक पर्टिकुलर ऐसा पोजीशन इन्होंने डेवलप किया है जहाँ पे मांग की है इन्होंने कि भाई यहाँ पे UNSC के अंदर में रिफॉर्म्स होंगे, और स्पेशली रिप्रेजेंटेशन को लेकर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस करने होंगे। और केवल ये नहीं, ये तो तीनों चर्चाओं में रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर इनको कवर किया है। उसके अलावा S5 ग्रुप भी एक है दोस्तों। S5 क्या है? स्मॉल 5 नेशंस वाला ग्रुप। इसमें यहाँ पर जो 5 छोटे छोटे देश आते हैं, कोस्टा रिका, जॉर्डन, लाइक्टेनस्टीन, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड, ये छोटे छोटे 5 देश आते हैं। इनका भी मेन गोल है UNSC के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए, नॉन मेंबर्स का एक्सेस लेने के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सुधार किया जाए। इतना ही नहीं, नॉन अलाइन मूवमेंट कैसे भूल सकते हो? 1992 का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप भारत और 35 अलग देशों ने मिलकर यहाँ पर तैयार किया, और इनका भी मेन मांग है कि भाई हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो UNSC को लेकर ये कुछ 4 ग्रुप्स हैं जिसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम सोचेंगे अखबार में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए L69 को लेकर, हम सोचेंगे यार ये सवाल कहाँ से आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये सवाल यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो चारों ग्रुप्स हमने पढ़ लिए हैं। कोई भी सवाल आएगा, क्या मांग कर रहे हैं ये लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे आते हैं। नाउ अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो ये वाला आर्टिकल पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारी केंद्र सरकार है वो 2024-25 के अंदर में जो इथेनॉल के प्राइसेस हैं और शुगर के प्राइसेस हैं इसको बढ़ा सकते हैं। ये बात खुद यूनियन फूड मिनिस्टर जो हमारे प्रहलाद जोशी साहब हैं इनका कहना है। इनका कहना ये कब हुआ? एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर मिनिस्टर ने बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने नीति आयोग से कहा है कि वो एक मैप तैयार करें, और उस मैप तैयार में ये बताएं कि कैसे आने वाले कुछ सालों में हम अपने पेट्रोल में 25% इथेनॉल किस तरीके से मिला सकते हैं, इसको लेकर टारगेट बनाएं। क्योंकि ज़्यादातर इथेनॉल अगर मिलाएंगे तो इससे पेट्रोल का जो ऊपर जो खर्चा हो रहा है इंडिया का स्पेशली, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आज जो हम खरीद रहे हैं। देखिए समझिए मैटर क्या है। आज ना इंडिया पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करता है, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। और ये सब यहाँ पर कैसे बनता है? कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल आता है, उसको रिफाइन करके पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है, सभी को पता है, नॉर्मल बात है। अब ये क्रूड ऑयल वगैरह कई सारे देशों से इंडिया मंगाता है, और आज हम पूरी तरह से उन्हीं देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें कई सारे अरब कंट्रीज़ भी आपको नजर आएंगे, जिनसे सबसे ज़्यादा कच्चा तेल मंगाते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल बनाते हैं। तो दोस्तों इसी में बहुत सारा खर्चा हो जाता है हमारा।
तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि पेट्रोल के अंदर में, सभी नहीं, थोड़े थोड़े पेट्रोल के अंदर में, मान लो 100% पेट्रोल है, स्टार्टिंग में हमारा टारगेट है कि हम इसमें 20% इथेनॉल मिला दें, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे बोला जा रहा है टारगेट ये है कि कुछ 1-2 सालों में और इसको हम 25% इथेनॉल मिला के चलाएंगे। तो मतलब अभी जैसे आप देख पाओगे तो हमें 100% प्योर पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। हम ये बना रहे हैं कि इस पेट्रोल में इथेनॉल मिला दें। तो अगर 100% अगर यूज़ हो रहा है तो 100% हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, पूरा डिपेंडेंस है दूसरे देशों के ऊपर में। तो अभी हम इसमें अगर 25% इथेनॉल मिला देंगे तो इथेनॉल तो अपने देश में बन रहा है, गन्ने वगैरह से बन रहा है, शुगर केन से। तो अगर 25% इथेनॉल मंगा देंगे तो जो हमारा पेट्रोल की खपत 100% है वो कम होकर 75% हो जाएगी। तो पेट्रोल का उपयोग हमारे पास में कम हो रहा होगा क्योंकि इसमें हमने इथेनॉल मिला दिया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे क्योंकि अब इथेनॉल और पेट्रोल को मिला देना, इसी को बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यही चीज़ चर्चा में, इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्लियर है, कलरलेस लिक्विड है, लेकिन आग पकड़ सकता है। वो ये है, आपको ये अल्कोहल की तरह लग रहा होगा लेकिन ये इथेनॉल है। ये येलो कलर की जो शीशी में आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसके पीछे एक प्रोसेस है। देखिए, इथेनॉल ऐसे नहीं बनता। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फ़ोटो दिखाता हूँ। आपको फसल यानी गन्ना लेना पड़ेगा। गन्ने में फर्मेंटेशन करोगे, फर्मेंटेशन करने के बाद में आपके पास में जो लिक्विड आएगा उसको प्योरीफाई करना होगा। प्योरीफाई करके उसमें से इथेनॉल निकाल लेना होगा। फिर इथेनॉल को पेट्रोल में मिला दो, एक तरफ पेट्रोल डाला, एक तरफ इथेनॉल मिलाया, फ्यूल बन गया। उस फ्यूल को टैंकर में भरो, पहुंचा दो यहाँ पे पेट्रोल पंप तक। वही चीज़ गाड़ी में भर के चलाएंगे। अब तो पेट्रोल कम लग रहा है ना, इसमें इथेनॉल मिला दिया गया। तो प्रोसेस कितना आसान है। लेकिन कहोगे ये फर्मेंटेशन क्या है? बाकी तो सब समझ में आ गया, ये फर्मेंटेशन क्या है ज़रा ये समझाइए। देखिए, इथेनॉल फर्मेंटेशन बेसिकली इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने शुगर को कन्वर्ट, शुगर बेसिकली क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोस या सुक्रोस, यही चीज़ें तो गन्ने में प्रेजेंट होती हैं। गन्ने में क्या है, गन्ने से ही तो सीधा चीनी भी बनती है। तो वो जो शुगर है दोस्तों, उसी जो शुगर प्रेजेंट है इसके अंदर में, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, सुक्रोस, उसको हम सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी से यहाँ पे हमको ये इथेनॉल मिलता है, ध्यान रखिए। तो इथेनॉल मिल जाएगा तो उसको हम पेट्रोल मिला देंगे और मिला के फिर उसका यूज़ करेंगे। नाउ यूज़ क्या क्या हो सकता है? आप इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं एज अ अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में भी यहाँ पर पाया जाता है इथेनॉल। उसके अलावा अलग अलग फॉर्म में बियर, वाइन, स्पिरिट्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। फ्यूल के तौर पे तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल, परफ्यूम, ये दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक में, डिसइंफेक्टेंट में, साफ सफाई के लिए भी यहाँ पर यूज़ होता है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर में। समझ गए? तो यहीं पर हमारा टारगेट क्या है, इथेनॉल में, सॉरी पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला देना, फिर इसको बढ़ा के 20% करना और आने वाले समय पर 25% तक लेके जाना। ये हमारा मेन पर्पज़ है। लेकिन पता है इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यहाँ पर यह होने वाला है कि इससे फसल जो हमारी मक्का है या गन्ना है, इसका शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है वो यहाँ पर, इससे अगर इथेनॉल बनने लगेगा तो इसका शॉर्टेज हो जाएगा, जिस पर शुगर, जिसको लेकर शुगर के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसका भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जो प्राइस है इथेनॉल के, जो गन्ने से बन रहा है, ये प्राइस लगातार अनचेंज है, कोई भी यहाँ पर इसमें बदलाव नहीं है। तो इथेनॉल सेल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ भी अर्न होते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडेड जो प्रोग्राम है, इससे और भी कई सारे फ़ायदे होंगे। फ़ायदे क्या होंगे? इससे जो पोल्यूशन वगैरह, क्योंकि पहले 100% तेल जलता था, कच्चा तेल गाड़ी में जलता था, उससे प्रदूषण ज़्यादा होता था। अब क्या हो रहा है, उसमें हमने इथेनॉल मिला दिया तो प्रदूषण यहाँ पे कम हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थोड़े से काउंटर हो पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई इस इथेनॉल ब्लेंडिंग में हमारे पास में चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। अच्छा, कैसी चुनौती? सबसे पहला चैलेंज है भाई, इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सब गन्ने के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गन्ना उगाने के लिए बड़ा ज़मीन चाहिए नहीं चाहिए, उस पर एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, पानी भर भर के चाहिए होता है इन क्रॉप्स के लिए। फिर ऐसे ही दोस्तों कई सारे इनिशिएटिव हमने शुरू भी करे हैं आज के समय पर, है ना, जिससे कि हम इथेनॉल को आगे और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा गया है, प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की गई है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स यहाँ पे शुरू करा गया। ये सब इनिशिएटिव्स हैं जो इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है कि देखिए जो CDSCO है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है जो दवाइयाँ होती हैं हमारे देश में, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है,
है ना, उसको कंट्रोल करने वाला यहाँ पर एक संगठन है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इसने अभी हाल ही में अगस्त में ड्रग अलर्ट जारी किया। उस लिस्ट के अंदर में कई सारे सैंपल दवाइयों के ऐड करे और 50 से ज़्यादा दवाइयों के सैंपल ऐड कर दिए। इसमें पैरासीटामोल भी है, पैन डी, कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज़ पिल, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, ये बताया गया। और ये दवाइयाँ कई सारी कंपनीज बना रही हैं, तो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो इसको लेकर अलर्ट रहिएगा, इनका यूज़ ना कीजिएगा। ये बात यहाँ पर CDSO ने मेंशन की, जिस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल चर्चाओं में है। लेकिन अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपको CDSO के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है। तो CDSO क्या है? एक नेशनल रेगुलर अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? हमारे देश के स्तर पर काम करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि क्या रेगुलेट करती है, क्या कंट्रोल करती है? हमारे देश में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं या उससे संबंधित जितने भी दवाइयाँ हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम हमारे CDSO का है। और इसको ये रेगुलेट करने की ताकत कहाँ से मिलती है? इसको लेकर एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। उसके अलावा एक नया एक्ट है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। तो इन्हीं के तहत यहाँ पर इसको पावर मिल गई और ये दवाइयों को इस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। सवाल यह है कौन से मंत्रालय के अंदर में ये बॉडी आती है? क्वेश्चन बन सकता है अगेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल इंडस्ट्री या नोडल मिनिस्ट्री कह सकते हैं। फिर एक सवाल ये बन सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कौन करता है? तो एक DCGI होता है, दैट इज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो वही यहाँ पर इसको हेड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट ज़रूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आर्टिकल है दोस्तों, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन मज़ा आएगा, काम का है। और मेंस का सवाल भी आज ही मैं इस आर्टिकल के बेसिस पे आपको देने वाला हूँ। क्या बात हो रही है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टाटा की कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो, उसके अलावा ताइवान की एक कंपनी है PSMC, जिसका फुल फॉर्म बता चुका हूँ, पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट के आधार पर ताइवान हमारी मदद करेगा कि हम भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप को बनाने की जो फैसिलिटी है, जो इंडस्ट्री है, वो लगा सकें। और तैयारी हो रही है गुजरात के अंदर में दोस्तों, ये चिप फैसिलिटी बनाई जाएगी, इंडस्ट्री लगाई जाएगी। सवाल यह है ताइवान ही क्यों? छोटा सा देश, हमने ताइवान चुना है। देखो ताइवान आज दुनिया में सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत आगे है, जितना कोई भी आगे नहीं है। ताइवान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। इवन आज हम सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ताइवान से भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ताइवान की मदद मांगी है। ताइवान हमारे यहाँ पर गुजरात में स्पेशली मदद करेगा हमारी इंडस्ट्री लगाने में, जहाँ पे हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। समझ गए? और इसकी वजह से लगभग 20,000 डायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी और बहुत सारी इनडायरेक्ट स्किल जॉब जनरेट होंगी, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। नाउ ये तो हो गया केवल न्यूज़ आर्टिकल, लेकिन अभी एग्जाम में दोस्तों कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे भारत का सेमीकंडक्टर एम्बिशन के बारे में जब डिस्कशन होता है तो इंडिया आज के समय पर लगातार कोशिश कर रहा है एक डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की, क्योंकि आज हम पूरी तरह से निर्भर हैं दूसरे देशों पे। आज पता है, मतलब आप कह सकते हो 100% हम इंपोर्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को। फिर सवाल ये आएगा सेमीकंडक्टर है क्या, क्यों इसके पीछे इतना पड़े हैं? भाई सेमीकंडक्टर चिप जो है आज हर जगह पे यूज़ होती है। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपकी कार, जो भी चीज़ें, सबके अंदर इस सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। ये वो मटेरियल है जिसके बीच में मतलब कि मतलब जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब क्या है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। सिंपल सी बात है, कॉपर हो गया, बढ़िया करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। रबर हो गया, जैसी चप्पल पहनते हो ताकि करंट ब्लॉक हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो तो होता है लेकिन उस करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं? तो इसके लिए कुछ रॉ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं हमें ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आज हमारे दुनिया की लगभग सभी इकोनॉमी के अंदर में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। सभी इकोनॉमी के अंदर में, मतलब एरोस्पेस हो जाए, चाहे ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, उसके अलावा एटसेट्रा लगा दिया गया। मतलब सभी, ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ में सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यह है कि आज हम सेमीकंडक्टर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते, केवल इंपोर्ट करते हैं। किससे? 4 देश हैं, चाइना, ताइवान, USA, जापान। इन चारों देशों से भर भर के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किया जाता है।
तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक $55 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो भाई इसके लिए हमें कुछ करना है, नहीं करना है, या दूसरे देशों पे डिपेंडेंस रहना है, जबकि इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है। उसी के लिए यहाँ पर इंडिया ने सेमीकंडक्टर को लेकर अपने कुछ एम्बिशंस सेट करे हैं और टारगेट रखा है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि इंडिया को सेमीकंडक्टर के मामले में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जा सके, एक मार्केट ग्रो किया जा सके। क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए वो कितना ज़्यादा होगा, ज़रा इस बात को समझिए दोस्तों। क्योंकि यही सेमीकंडक्टर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। क्योंकि दुनिया भर का सेमीकंडक्टर का मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन तक जाने वाला है। तो भाई इसमें हमारा भी तो योगदान होना चाहिए ना। हमारी सरकार ने टारगेट रखा और 2021 में $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जहां पे मेन पर्पस था कि 35,000 हाई क्वालिटी जो जॉब्स दोस्तों वो जनरेट होंगी। इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है 1 लाख लोगों के लिए, वो यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मतलब ये सब इतना जनरेट होने वाला है और सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो $300 बिलियन से यहाँ पर बूस्ट होती हुई नजर आएगी 2026 तक, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें पहले से ही बहुत सारे वर्क करने ज़रूरी हैं ना। फिर बात आती है नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में। सेमीकंडक्टर आज देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहोगे क्यों? अरे डिफेंस सेक्टर है हमारा यार। अभी आपने को मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ाया था ना, सेमीकंडक्टर को लेकर भारत ने यूएसए के साथ में डील की है। यूएसए वो फैसिलिटी इंडिया में डेवलप करने वाला है। पढ़ाया था ना कि भाई यहाँ पर जो स्पेशली हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। डिफेंस सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, सभी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके अलावा इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव है इसका मेन पर्पस क्या है? हमारे देश को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाना। आज हमारा जो योगदान है पूरा का पूरा दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो केवल 3% है। तो सरकार की पॉलिसीज़ का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या ऐसी बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि इंडिया को यहाँ पे एक बड़ा नेटवर्क बनाना, हमारा योगदान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हो, ये हमारा एक गोल है। फिर बात आती है जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट की। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जब बात होती है तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इस इंडस्ट्री को लगाने में बहुत सारा पैसा लगता है। हाई क्वालिटी की जॉब्स चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं। चिप को डिज़ाइन करना, नैनो फैब्रिकेशन, एडवांस पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हुई नजर आएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन क्या जैसे हम बात कर रहे हैं उतना आसान होगा इसको इम्प्लीमेंट करना? नहीं। भारत के इसी सेमीकंडक्टर के सपने में बहुत सारी रोड़ें हैं हमारे रास्ते के अंदर, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे रास्ते में। पहला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हमें ये फैसिलिटी डेवलप करनी है तो हमें बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया चाहिए होगा ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करने पर। हमारे पास में प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं होगी, पावर सप्लाई की कमी पड़ेगी, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल जाएगी क्योंकि पानी भी बहुत सारा चाहिए इनकी प्रोसेसिंग के अंदर में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी दोस्तों। लेकिन हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इसका इम्पैक्ट बुरा पड़ सकता है। दूसरा जो दिक्कत है इंडिया में वो है टैलेंट गैप। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हाई स्किल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हों चिप को डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी टेस्टिंग के अंदर में। तो इंडिया में भले ही यहाँ पर इंजीनियरिंग का पूरा जो मामला है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा पूल है, लेकिन फिर भी दोस्तों सेमीकंडक्टर के एक्सपर्ट्स का शॉर्टेज भी आपको देखने को मिलेगा। हाल ही की एक स्टडी हुई है उसमें यह पता चला कि इंडिया के पास में 2027 तक लगभग 2.5 लाख से 3 लाख सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज होने वाला है, कमी होने वाली है। चलो फिर एक रास्ता मिल रहा है सेमीकंडक्टर में कुछ करने का। अब बात आती है हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। तो प्रॉब्लम एक ये भी है कि सब कुछ हमने डिसाइड कर भी लिया तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो पैसा लगता है इस पर्टिकुलर प्लांट को चलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस हो गया, इनके साथ में कोलैबोरेट करना ज़रूरी है। और आज केवल इनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यही मेन इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं दुनिया के अंदर में, समझ गए। उसके अलावा सेमीकंडक्टर को बनाने में एक बड़ी दिक्कत आएगी एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के में जब बना रहे होंगे तो बहुत सारे पोल्यूशंस होंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे, है ना। ये यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स बनाने होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और भी आइटम्स बनाने होंगे जिसके लिए बहुत सारी बिजली चाहिए होगी, फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा, तो पोल्यूशन बढ़ेगा। फिर उसके अलावा दूसरे मार्केट जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके साथ में हमारा बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये हमारे पड़ोसी देश हैं।
ये भी यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर चुके हैं ऑलरेडी। बढ़िया इन्वेस्टमेंट इनके पास में आ रहा है। इवन मलेशिया ने दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेस को सिक्योर कर लिया अपने इस सेमीकंडक्टर कंपटीशन में। तो हमारे लिए बड़े कंपटीशन यही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जा रहा है बढ़िया, हमें भी वो इन्वेस्टमेंट अपनी साइड में खींचना होगा। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नाउ एट द लास्ट राइटर बोलते हैं क्या क्या कदम उठाने चाहिए सेमीकंडक्टर के विजन को, ये जो हमारा सपना है, इसको हकीकत में बदलने के लिए। पहला कदम यह होगा कि हमें सेमीकंडक्टर को लेकर एजुकेशन और ट्रेनिंग और प्लस उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। इंडिया को लगातार अपना सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को अपग्रेड करना होगा। यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में अब ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आइए, इसकी पढ़ाई शुरू कीजिए। बेंगलोर के अंदर में जैसे IISc है, ये कोलैबोरेट कर सकता है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में। फिर वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है सेमीकंडक्टर के बारे में, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सब चीज़ें। तो भारत में टैलेंट डेवलप होगा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना होगा। दूसरा कदम है डेवलप इंडिजीनियस चिप डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़। इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए चिप को डिज़ाइन करने के लिए। गवर्नमेंट यहाँ पर एक डेडिकेटेड चिप डिज़ाइन सेंटर बना सकती है। बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, कहीं पर भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पर बनाया जा सकता है, जिसमें डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। हमें एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। जैसे भाई किसी देश के साथ में कोलैबोरेट करना होगा, इंडिया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश कर सकता है जो केवल और केवल सेमीकंडक्टर वाले दायरे को ही डेडिकेट करेगा। और ऐसे जोन में हमारा मेन पर्पस होगा सेमीकंडक्टर्स के ऊपर फोकस करना। हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन से लेकर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग तक। और इसके लिए हमें सॉवरन सेमीकंडक्टर फंड बनाना होगा। इंडिया ये काम आसानी से कर सकता है, एक फंड बना दिया जाए और उस फंड में यहाँ पर जो भी पैसा है उसको यहाँ पे लगातार इकट्ठा किया जाए। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन हम अगर खुद का सॉवरन फंड बनाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही कंट्रीज़ को चुना जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया में बढ़िया काम किया। साउथ कोरिया ऐसा ही फंड बनाया, उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मजबूत कर पाया। तो वही इन्वेस्टमेंट हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इससे कोई नकार नहीं सकता। हमें ग्रीन सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव को भी डेवलप करना होगा, वो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इंडिया अपने आप को अगर लीडर देखना चाहता है तो हमें जब सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो उसमें वाटर यूजेज प्रॉपर तरीके से करना होगा, एनर्जी कंजम्पशन, पोल्यूशन वगैरह का प्रॉपर ध्यान में रखना होगा। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे चीज़ों में सुधार आएगा, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे इन चीज़ों को। चलिए अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट से मेंस के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग अ रोबस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। आपने बताना है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस कि वो महत्व क्या है भारत के अंदर में एक मजबूत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए, और साथ ही साथ में एनालाइज करना है अपने इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को कि क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने देखने को मिलती हैं और क्या क्या नीतियां हम लेकर चल सकते हैं अगर हमें देश को इस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाना है। तो एक अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हैं। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यही है, भारत में एक मजबूत अर्धचालक विनिर्माण परिस्थिति तंत्र विकसित करने के महत्व पर चर्चा करें और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख चुनौतियों और नीतिगत उपायों का विश्लेषण करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC, नहीं दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिखना। फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिख कर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया था। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये पूछा था आपसे, 4 हेलीकॉप्टर्स के नाम दिए गए हैं, बताइए इन चारों में से कितने हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो भारत ने इंडिजीनियसली खुद से बनाए हैं और हमारी इंडियन आर्मी यूज़ करती है। तो इसमें से 2 ही ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, वो कौन कौन से? पहला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दूसरा है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। बाकी चिनूक और अपाची हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से परचेज़ किया है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चिनूक और अपाची हेलीकॉप्टर जो है ये हमने खुद नहीं बनाए हैं, ये परचेज करे गए हैं US की बोइंग कंपनी की साइड से। और ये बात जब मैंने आपको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ाया था तब भी समझाया था। और जो हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खुद से हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था जो हेलीकॉप्टर हल्के हैं, नाम में पता चल रहा है इनको पहाड़ी इलाकों में उड़ाया जा सकता है ज़्यादा ऊंचाई पर।
फिर एक होता है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इनको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइड से, अगेन HAL ने डेवलप किया। ये भी एक इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है। इसका मेन पर्पज़ यही था चीता चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया गया, समझ गए। तो ये 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत ने खुद से बनाए हैं, बाकी चिनूक अपाची जो है ये इंडिजीनियस कंटेंट नहीं है, समझ गए। तो सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स को मेंशन कर सकते हैं। यार शाम वाला वीडियो कल नहीं लेकर आया था, मतलब मुझे पता है नहीं आ पाया था, लेकिन अब कोई बात नहीं, कंटेंट आपका स्किप नहीं करेंगे शाम वाले में, आज मिलेंगे शाम में पक्का। रीज़न यार ये है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से हेडेक से गुजर रहा हूँ और वो हेडेक ने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मेडिसिन वगैरह लेके जैसे आराम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। आज भी यही हो रहा है, तो देखते हैं कब तक परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी कैसी भी हो अपना जो कंटेंट है वो वीडियोज़ है वो अपलोड होंगे टाइम पर ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।